बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमारी सेल्स टैक्स के लेक्चर की सीरीज़ चल रही है। तो कल हमने ये समझा था कि इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है और आउटपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, फिर उनमें से हमने किस तरह से एडजस्टमेंट लेनी है, जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे लेना है और बाकी बैंक पेड कैसे करना है। तो हमने इसमें ये चीज़ समझी थी कि जितना टोटल आउटपुट होगा उसमें से इनपुट माइनस हो जाएगा, बाकी बैंक में पे कर दिया जाएगा। चाहे वो इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्टर कर रहा है, चाहे आगे मैन्युफैक्चरर कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, जितना भी उसका आउटपुट बनेगा उसमें से इनपुट माइनस करेगा, इनपुट का वो क्रेडिट ले लेगा और बाकी वो बैंक में जमा करवा देगा। तो इस तरह से टोटल बैंक पेड आ जाएगा। लेकिन हमारा जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड है, वो हमारा सेक्शन 8 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ये कहता है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, कि कुछ चीज़ों पे टैक्स क्रेडिट नहीं आपको अलाउ होगा। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली आगे मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनती, या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप आगे जाके अगर ऑफिसर बनते हैं तो आपने ऑडिट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ हमने डिटेक्ट करनी है। अगर आप कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को अवॉइड हमने करना है। कल को हमारा ये ऑडिट होगा तो ये हमारे पॉइंट जो है डिटेक्ट हो जाएगा और हमें इसके पेनल्टीज़ के साथ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर हम इस लॉ को पढ़ना शुरू करें तो किस तरह से करेंगे। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, a registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on। जो नीचे दी गई हैं चीज़ें, इन पे जो इनपुट टैक्स पे होगा उसको वो क्लेम नहीं कर सकेगा। वो क्या होंगी? ए हम ये सब सेक्शन ए था सेक्शन 8 का, सब सेक्शन 1 था। अब हम क्लाज ए पढ़ते हैं। क्या है? The goods or services used are to be used for purpose other than the taxable supply made or to made by him। यानी कि ऐसी गुड्स जो कि आई हैं और उन गुड्स से आगे फर्दर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं हो रही। मतलब वो गुड, जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने क्या लिया, एक पीवीसी लिया, दूसरी इंक ली। पीवीसी और इंक जो है दोनों मिलके वो आगे उसने बॉल पेन या पेंसिल बनाई, जो एक आगे फर्दर टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज़ होता है। लेकिन अगर इनमें कोई चीज़ ऐसी हो जो कि फर्दर टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज़ नहीं हुई, तो वो उस पर आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। मसलन इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो उस ऑफिस में आपके लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय की पत्ती लेके आते हैं, सपोज़ एग्जाम्पल। अब उस पर टैक्स तो आपने दिया हुआ है सेल्स टैक्स, लेकिन वो जो है वो फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ हो रही, बल्कि वो उधर कंज्यूम होकर उधर इस्तेमाल हो जानी है। तो ये जो चाय की पत्ती होगी, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं। उस पर आपका, हालांकि वो टैक्सेबल गुड है, लेकिन उसमें टैक्स क्लेम नहीं होगा। इसी तरह से क्लास बी है, एनी अदर गुड्स आर सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट मे बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई, या फिर फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करे कि ये चीज़ें जो हैं इन पे इनपुट नहीं अलाउड होगा, तो वो चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि ये ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, सपोज़ ये आपने चेयर ली है, कि चेयर जब आप लेते हैं तो टैक्सेबल है, लेकिन जब आगे गवर्नमेंट ने कह दिया जी चेयर पे अवेलेबल नहीं है टैक्स, तो देन वो इनपुट आपको नहीं क्लेम होगा कि गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया। क्लास सी है, द गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि जी इस पे मैं इतना एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाऊंगी। वो टैक्स कितना हो सकता है? वो 1 से लेके 17 या 18% तक का टैक्स हो सकता है। मसलन 18% तो एक स्टैंडर्ड रेट है ना, 18% तक और एक एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है उस चीज़ पे। जैसे कि किसी दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं, जैसे फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, ये था, तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा जी आप 18% जो टैक्स है वो दे दें, प्लस उस पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स दे दें, तो आगे हम आपको नहीं पूछेंगे, आप जिधर मर्जी बेचें, एग्जाम्प्ट करें, जो मर्जी करें, ये हमें 2 तरह के टैक्स दे दो।
तो हम आपको पूछेंगे नहीं। तो वो उस पर क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, जब उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लग गया तो वो अब एग्जेम्प्ट गुड हो गई, तो उस पर भी गवर्नमेंट कहती है कि आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। आगे है 3, द फेडरल गवर्नमेंट मे इन एडिशन टू द टैक्स लेविड अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 4 लेवी एंड कलेक्ट। अच्छा, ये जो आपको मैंने इसकी ये जो एक सेक्शन था ना, सब सेक्शन 5 और 3, जो कि मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया है, उसको नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स एक्स्ट्रा लेती है। तो लॉ ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट में in addition to the tax levied under subsection 1, subsection 2 and subsection 4 levy and collect tax at such extra rate amount not exceeding 17%। उस वक्त सेल टैक्स 17% होता था, यानी कि स्टैंडर्ड रेट से 17% तक ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स आर क्लास ऑफ गुड्स एंड सच पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन इन सच मोड मैनर एट द टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मेड बाय द रूल प्रेस्क्राइब्ड। ये बात वो है जो मैंने आपको ज़ुबानी बता दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, जब एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट हो गया तो फिर उनके जो है ना आगे एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। तो ये लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, ठीक है। अगर लग गया किसी चीज़ पे तो वो उस पे फिर आगे फर्दर उस पे नहीं होगा। अब आ गए हम, क्लास हमारी है CA, the goods services in respect to which sales tax has not deposit in the government treasury by the respective supplier। तो ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा ही नहीं हुआ, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जो इंपोर्टर है उसने जब इंपोर्ट किया टैक्स जमा करवाया, फिर उसने वैल्यू ऐड करके गवर्नमेंट को करके तो बैंक में वो पैसे जमा करवा दिए। अगर उस इंपोर्टर ने जमा ही नहीं करवाए या उससे अगली स्टेज पे आ जाए कि मैन्युफैक्चरर जो था, मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेच दी चीज़, तो मैन्युफैक्चरर ने अगर गवर्नमेंट को वो पैसा ही नहीं जमा करवाया जिसका वो क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? मतलब सीधी सी बात है ना, अगर ऐसी चीज़ जिस पे आपका पीछे से टैक्स जमा हुआ ही नहीं है तो उसका आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ये ऐसे होता है कि जब फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की इशू होता है ना, तो वो चेन बनाते हैं, बेसिकली उसका टैक्स जमा नहीं होता लेकिन आगे क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। तो वो ऐसी चीज़ जिस पे टैक्स जमा ही नहीं हुआ और उसका अगर कोई क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो। CAA है, परचेजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाई क्रेस्ट आर इनपुट टैक्स विच इज़ नॉट वेरीफाइएबल इन द सप्लाई चेन। अच्छा, ये क्रेस्ट एक ऑटोमेटेड सिस्टम था। इसमें ये होता था कि जो बायर भी रिटर्न फाइल करता है, सप्लायर भी रिटर्न फाइल करता है, तो उनकी रिटर्न्स का ऑटोमेटेड सिस्टम में ये चीज़ें डेवलप थी कि खुद ब खुद उसकी डिस्क्रिपेंसी निकाल देता है, ठीक है। जब वो कंप्यूटर, ये क्रेस्ट बेसिकली बनता भी ये है कंप्यूटराइज रिस्क एवेल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। तो इसकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न की एवेल्यूएशन करते थे तो उसमें कोई रिस्क या डिस्क्रिपेंसी निकल आई ऐसी कि फ़र्ज़ किया इन्होंने ख़रीदा, पीछे से जिस बंदे से परचेज़ किया वो ब्लैक लिस्टेड है, या ऐसा है कि उसने इंपोर्ट की ही नहीं है, जो चीज़ इंपोर्टेड बेच रहा है, तो वो सिस्टम ऑटो उसका ऑडिट करता था और उसमें डिस्क्रिपेंसीज निकल आती थी। तो अगर तो वो सिस्टम ने डिस्क्रिपेंसी निकाली है कि नहीं जी उस बंदे ने तो टैक्स पे ही नहीं किया या वो ब्लैक लिस्ट से उसने परचेज़ किया है, तो ऐसी भी परचेजेज पे वो टैक्स नहीं क्लेम कर सकता। फिर एक बात हो रही थी फेक इनवाइसेस की। फेक इनवाइस क्या होती है कि जिसमें एक्चुअली माल आगे बिका नहीं होता, माल गया नहीं होता, लेकिन इनवाइस बस पेपर ऑफ वर्क होता है जो इशू कर दिया जाता है कि ये अपना इस चीज़ का इनपुट क्लेम कर ले, तो उसमें बेसिकली माल नहीं बिका होता। असल तो इनवाइस माल के साथ होनी चाहिए ना, माल नहीं है, इनवाइस बस खाली है, पेपर एक पीस ऑफ पेपर है, तो उस पर भी कहते हैं कि आप नहीं क्लेम कर सकते। देन क्लास ई है, परचेजेज मेड बाई सच रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ही फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई द बोर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26। कल मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 26 जो है ये है रिटर्न फाइलिंग का। जब आपने सेल परचेज की, सारा प्रोसेस किया, तो आफ्टर अ मंथ आप एक रिटर्न फाइल करेंगे, वो सेक्शन 26 में फाइल होती है। अब जो रिटर्न फाइल करने के साथ उसने सब सेक्शन 5 का हवाला दिया है। सब सेक्शन 5 में ये था कि एक इनवाइस समरी दी जाएगी,
रिटर्न के साथ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें रिटर्न का ही हिस्सा बन गई हैं, जिसमें एनेक्स्चर सी है जिसमें सप्लाईज होती हैं और एनेक्स्चर ए है जिसमें परचेजेज होती हैं, वो सारी रिटर्न का हिस्सा होती हैं। तो मीन ये है कि ऐसे बंदे को जिसने पिछले ने रिटर्न ही नहीं फाइल की या उसने रिटर्न ही नहीं फाइल की तो उसको क्रेडिट इसका नहीं मिलेगा। ये आ गया 26 जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ना कि 26(5) का जो हवाला मैंने दिया है वो लॉ को मैंने बीच में इनकारपोरेट कर दिया है। दी बोर्ड में बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गलर रिक्वायर एनी पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन फॉर एनी गुड्स आर सच डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास टू फर्निश द such summary or detail particular pertaining to the import, purchase, supply during any tax period or periods in such format as may be specified। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि वो रिटर्न के साथ उन्होंने अपनी परचेज समरी, सेल समरी देनी थी जो कि अब रिटर्न का हिस्सा बन चुकी है, तो वो अगर नहीं दी तो उनको भी क्लेम नहीं मिलेगा। लें जी, आगे आ गई हैं एफ सेक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाइड मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी ने सप्लाई की है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, वो टैक्सेबल सप्लाईज ही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी क्लेम उसका नहीं मिलेगा। क्लास जी है गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। ये काजमी साहब जो बात कर रहे थे कि वो अपने कंजम्पशन पर्सनल के लिए ले रहे थे, लेकिन इन्होंने जब एग्जांपल दी तो वो पर्सनल वाली नहीं दी कि इन हाउस कंज्यूम करने के लिए, मीन कि किसी चीज़ को बनाने के लिए। वो तो चीज़ें होती हैं कि फर्दर वो तो एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रही हैं, लेकिन अगर कोई पर्सनल चीज़ उन्होंने ली ऐसी जिसको इस्तेमाल अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए किया, या फर्नीचर लिया ऑफिस पर्सनल इस्तेमाल के लिए किया, गाड़ी ली अपने पर्सनल, गाड़ी तो किसी पे भी खैर क्लेम नहीं होता, या चाहे कि जैसे हमने बात की कि वो फर्दर एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ हुआ, पर्सनल के लिए हुआ, उसमें वो नहीं होगा। सर ये जो पीछे अभी हमने एक लॉ पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपने बताया कि एनेक्सेस में सप्लाईज भी आप बताएंगे और अपनी वो परचेजेस भी बताएंगे। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और आप क्रेडिट क्लेम करते हैं किसी मैंने इतना टैक्स भरा है इसके ऊपर, तो सिस्टम उसको वेरीफाई उसके सप्लायर से कैसे करता है? उसका कोई कोड वगैरह जनरेट होता है? ये इसमें जब ये सारी ऑटोमेटेड सिस्टम, सारा ऑटोमेटेड है, ठीक है, वो कंप्यूटराइज रिस्क एवेल्यूएशन सिस्टम लगे हुए हैं इसमें, जो उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इस पे टैक्स पे हुआ है, पिछले ने टैक्स पे किया है जिससे ये इनवॉइस क्लेम कर रहा है। तो वो उसका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उसकी एवेल्यूएशन कर रहा है, जो कि अभी थोड़ी कम ग्रेडेड है, इसको एफबीआर और अपग्रेडेड करना चाह रही है, ताकि जब भी वो कोई ऐसी फेक इनवॉइस का या ऐसे पीछे किसी ने रिटर्न नहीं फाइल की या कोई सिस्टम में गड़बड़ है तो वो उसको ऑटो डिटेक्ट कर ले। तो इसकी रिस्क इवैल्यूएशन के लिए ये जरूरी है कि जो सप्लायर और परचेजर दोनों रजिस्टर्ड हों? जाहिर है रिटर्न तो फाइल ही वही करेगा ना। उसमें से कोई एक रजिस्टर्ड नहीं है तो सारा सिस्टम कहता है कि ये फेक है या फिर इसकी नहीं, उसकी वो अनरजिस्टर्ड से वो कहेगा ना कि मैंने अनरजिस्टर्ड से ली है। अगर अनरजिस्टर्ड से ली है तो उसका और ला है कि आपने उसका टैक्स विद हेल्ड करना है। जो सिस्टम तो उसको करेगा जिसने रिटर्न फाइल की है, जिसने सिस्टम के अंदर रिटर्न ही नहीं फाइल की उसका तो डिटेक्शन हो ही नहीं सकती ना। ठीक, अच्छा जी हम क्लास जी है गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज, ये हमने बात कर ली। अब एच है गुड्स यूज्ड इन आर परमानेंटली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये चीज़ें तो टैक्सेबल होंगी, जिस पे पिछले जब स्टॉक इन ट्रेड में होगा तो उन पे तो टैक्स आ रहा होगा और टैक्स कर रहा होगा। जैसे कि गुड्स यूज्ड इन द परमानेंटली अटैच टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि ऐसी चीज़ें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ वो परमानेंटली अटैच हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कि स्टील है, सरिया है, इस पे वैसे तो वो टैक्सेबल है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में आएगा, मिल वाला बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा, तो वो सारा अपना इनपुट आउटपुट टैक्स क्लेम करेंगे। लेकिन जब आके परमानेंटली अटैच हो गया किसी बिल्डिंग में, वो नहीं क्लेम कर सकेगा। इसमें जैसे तारें डलती हैं, पेंट है, डिस्टेंपर है, वो वैसे तो सारे टैक्सेबल हैं। यानी कि पीछे से जब मैन्युफैक्चरर ने बनाए उसने भी टैक्स दिया, जब होलसेलर ने लिया उसने भी एडजस्टमेंट भी की, इनपुट की और टैक्स भी दिया। लेकिन जब आके परमानेंटली इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को लग जाएगी फिर उसका टैक्स नहीं क्लेम कर सकेंगे। सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जैसे मैंने कि इसमें स्टील की आपको बात की, पेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स हो सकती हैं,
वो पैसे तो टैक्सेबल होंगी। जब वो मैन्युफैक्चरर बेचेगा तो वो अपना इनपुट जो पीवीसी पे वो क्लेम कर लेगा और होलसेलर को देगा, उससे जो आउटपुट लेगा उसमें इनपुट आउटपुट माइनस करेगा, क्योंकि वो उसके स्टॉक इन ट्रेड में है। लेकिन जब आके किसी परमानेंट बिल्डिंग में लग जाएगी तो वो जो बिल्डिंग लेने वाला है, चाहे फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो नहीं क्लेम सा कर सके। यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा ना कि वो एंड यूजर हो जाएगा। एंड यूज़र हो जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं। पाइप है, वायर है एंड केबल हैं, बट एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग्स एंड सच गुड्स अक्वायर्ड फॉर द सेल आर रीसेल। अब इसमें वो बात क्लियर हो रही है कि अगर वो चाहे घर भी है, लेकिन प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग्स, जैसे कि इजहार वाले, फ़र्ज़ किया हम कोई अपना घर बना लेते हैं कि ये जी जिसको उठा के जाके आपका फिट कर देंगे, फैब्रिकेटेड घर है एक, या कंटेनर जैसे आप समझें कि उसमें चीज़ें लग गई हैं तो कंटेनर आपको उठा के आगे बेचा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ जो सेल और रीसेल के लिए यूज़ होगी उसको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। सच गुड्स अक्वायर सेल आर फॉर डायरेक्ट यूज़ इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, जहाँ के जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट यूज़ हो रही है। जैसे मैंने कंटेनर की एग्जांपल दी कि कंटेनर बनता है और फिर कंटेनर आगे बिकना हो, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये अब एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके जो इस्तेमाल में आई, आपको ये पता लग गया कि जो बिल्डिंग में चीज़ें लगनी हैं वो नहीं टैक्स होगा। फिर आ गया है व्हीकल फॉलिंग अंडर चैप्टर 85। अच्छा, ये चैप्टर 85 का थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है कोई कंसेप्ट इसका क्लियर? इसका कंसेप्ट नहीं है आपको क्लियर। एक कस्टम कोड है। कोड ये है कि पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक नंबर अलॉट कर दिया गया है। जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, आप उसे इंपोर्ट करते हुए उस पर एक कोड लगेगा, कस्टम कोड होगा। कोड क्या होगा? मसलन उसको हम, पहला होगा 87 नंबर चैप्टर है, चैप्टर के बाद उसकी क्लासिफिकेशन है कि उसमें 8, 7, 8, 2, इस तरह के 8 नंबर बन जाएंगे कि मेन चैप्टर 87 है, 87 के आगे 8 डिजिट लग के ना वो नंबर आगे बन जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो आगे गाड़ियां हैं तो कौन कौन से ट्रक हैं, दूसरी हैं, तीसरी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, या अगर पेंट्स की किस्में हैं, प्लास्टिक की किस्में हैं तो कैसे हैं, स्टील की किस्में हैं तो कैसे, हर चीज़ को एक ना अलॉट कर दिया गया है। तो इसी तरह जो 87 है ये है व्हीकल्स का, कि गाड़ियाँ हैं। तो व्हीकल्स फॉलिंग इन चैप्टर 87 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट 1960, ये जैसे मैंने बताया था कि कस्टम्स एक्ट 1969 का है। पार्ट ऑफ सच व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल एंड गैस एम्प्लाइंसेस, जिसमें एक तो हो गया गाड़ियाँ, ठीक है, या उनके पार्ट्स। फिर इलेक्ट्रिकल एंड गैस एम्प्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल और गैस की जो एम्प्लाइंसेस हम घर में यूज़ करते हैं वो, फर्नीचर, फर्निशिंग, फर्नीचर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्सक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर होता है ये, आप जब इसमें जाते हैं ख़रीदने उसके रिटेलर से, तो वो उस पर कैश लगा के तो आपको उसमें काउंट भी हो रहा है, कर रहा है, इसको कहा है उसने एक्सक्लूड करके। बट लेकिन वो कहते हैं ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड कर दें जो सेल और रीसेल के लिए यूज़ होनी है। कि अगर तो ये स्टॉक मतलब फर्नीचर वाला है, जो सिग्नेचर फर्नीचर वाला है, फ़र्ज़ किया वो उसमें स्टॉक में रख के बैठा है कि उसने चीज़ें बेचनी है, लेकिन उसको सेल टैक्स लगेगा, वो उस पर इनपुट भी क्लेम करेगा, आउटपुट भी करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट फर्नीचर है जो भी फर्नीचर वाला है, तो वो उसके स्टॉक इन ट्रेड में है, सेल के लिए है। लेकिन जब आप परचेज आगे कर रहे हैं या ऑफिस वाला यूज़ कर रहा है, तो उसमें जो वो है उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, बल्कि एंड कंजम्पशन जैसे इन्होंने किया यूज़ होगा। देन क्लास जे है, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ। अब जो सर्विसेज है ना, ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स था, ये सब्जेक्ट बन गया प्रोविंसेस का। अब इसको प्रोविंसेस इकट्ठे करते हैं, जितनी भी सर्विसेज पे सेल टैक्स है, मतलब पंजाब में अगर लग रहा है तो पंजाब गवर्नमेंट उसको जमा करेगी, जिसका नाम PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हेड से वो जमा किया जाएगा। ठीक है, तो वो अब अगर तो सेल टैक्स PRA का है और वो इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्लेम नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। इसी तरह इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी अगर इंपोर्ट की गई है या परचेज की गई है, और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 7% अंडर द 18 शेड्यूल, यानी कि रिड्यूस रेट है उसका, 7% रेट है,
तो वो अब फाइनल है, उस पर आपको टैक्स क्लेम आप नहीं कर सकते। सर अगर मतलब कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या मशीनरी जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए है या मैं एक बंदा एंड यूजर कंज्यूमर ले, दोनों पे ये टैक्स लागू है? अब जब इम्पोर्टेड होगी तो वो फिर एक ही दफ़ा उस पर टैक्स लगेगा इम्पोर्ट स्टेज पे, आगे से वो एग्जाम्प्ट हो गए। हाँ, जब भी इम्पोर्ट हुई है, हाँ जी, इम्पोर्टेड जब आप वर्ड यूज़ आ गया ना इधर, इम्पोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी जिसने भी की। अच्छा जी, एल है फ्रॉम द डेट to be notified by the board such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return or he has not paid amount of tax due as indicated in the return। के कहते हैं कि अगर तो कोई चीज़ है जो बायर ने इनपुट क्रेडिट तो बायर ने क्लेम करना होता है ना, कहते हैं कि अगर उसके सप्लायर ने रिटर्न ही नहीं फाइल की हुई, उस पे ज़ाहिर है उसने सेल टैक्स भी नहीं पे किया, तो फिर उसका वो इनपुट अभी तक क्लेम नहीं करेगा जब तक कि उसका सप्लायर जो है रिटर्न फाइल नहीं कर देता। जैसे कल हम एग्जांपल ले रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इंपोर्टर से गुड्स बेच लेता था ना, अगर इंपोर्टर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता तो वो उसने मेंशन ही नहीं किया कि मैंने ये टैक्स पे कर दिया है, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर जो था वो क्लेम नहीं कर सकेगा उसका इनपुट। एम में आते हैं द इनपुट गुड्स or services attribute to supplies made to unregistered distributor are on the pro rata basis for which the sales tax invoice does not bear the NIC number or NTN as the case may be of the recipients of stipulated section 23। अब ये इसमें ये आया था कि अगर जो बंदा अपना NTN नहीं देता या CNIC नहीं देता तो उस बंदे को रिटेलर के सिवा, इसमें रिटेलर नहीं शामिल, रिटेलर के सिवा अगर आप उसको इनवॉइस करेंगे तो आप उसका CNIC नंबर लिखेंगे या NTN नंबर लिखेंगे उसके ऊपर इनवॉइस की। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड की नहीं बात हो रही, अनरजिस्टर्ड की है कि अगर रिटेलर को निकाल दें, जैसे कि हम रिटेल शॉप पे जाते हैं चीज़ें लेते हैं, हमारा वो CNIC नहीं मांगते, ठीक है। अगर वो होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचना चाह रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका CNIC और NTN नंबर ऊपर लिखे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको उसके इनपुट प्रोपोर्शनली तकरीबन 60% इनपुट उसको नहीं मिलेगा। फिर ये सेक्शन 23 मैंने पहले भी वैसे आपको बताया था कि वो इनवॉइस के हवाले से है कि अगर इनवॉइस क्या है कि इनवॉइस जो है सेक्शन 23 के हवाले से, ये जो पीछे जिक्र किया है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रिसिपेंट and in case of supplies by the manufacturer or importer to unregistered distributor the NIC or NTN of such registered distributor as the case may be, कि यानी कि अगर अनरजिस्टर्ड को देता है तो उस पर उसकी सप्लाईज वो देने होंगी उसको। आगे हम अभी पढ़ रहे थे सेक्शन 1। सेक्शन 1 की कुछ क्लासेस थी जिसमें हमने कहा जी इन चीज़ों पे इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। तो अब इसका सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 8 का क्या कहता है, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब वो दोनों में डील कर रहा है, टैक्सेबल में भी कर रहा है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी डील कर रहा है, ठीक है, दोनों में कर रहा है। ही कैन रिक्लेम ओनली सच पोर्शन ऑफ इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूट टू बी टैक्सेबल सप्लाईज इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड। अब बंदा एक है कि वो जब सप्लाईज उसकी बनती हैं तो सप्लाईज जो हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हैं और टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि उसके पास उसने 200 रुपये की सप्लाईज की, 100 की एग्जेम्प्ट सप्लाईज थी, 100 की टैक्सेबल सप्लाईज थी। अब जो इनपुट टैक्स है वो सिर्फ 100 रुपये वाली पे क्लेम कर सकेगा, उसको प्रोपोर्शनेट करेगा और जितना प्रोपोर्शन उसको आ रहा होगा टैक्सेबल सप्लाईज को उतने पे क्लेम कर सकता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकता, जिसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट होगी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। नो पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक एनी डिडक्शन और रीक्लेम इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर टू बी मेड बाई हिम। तो रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता, ना ही वो टैक्स इकट्ठा कर सकता है, ना ही वो इनपुट ले सकता है, ना ही वो सेल टैक्स किसी से कलेक्ट कर सकता है। तो वो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन के बगैर कोई भी रिक्लेम डिडक्शन ये चीज़ें नहीं कर सकेगा, ठीक है। सेक्शन 5 इसका है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ
for the time being in force. Any decision of any court for the purpose of this section, no input credit shall be allowed to the persons who paid a fixed tax under the provision of this act as it extended up to the time period for 1990. अच्छा, कुछ लोग हैं जिन पर टैक्स फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि कैलवन्स हैं, भट्टे हैं। जो भट्टे जितने भी हैं ना, इन पे सेल टैक्स फिक्स है इलाका वाइज, कि अगर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का भट्टा होगा तो उस पर 12,500 रुपया है। अगर अपर पंजाब के होंगे तो उसे 10,000 रुपया पर मंथ है, और अगर लोअर पंजाब से या बलूचिस्तान के होंगे तो 7,500। मतलब आबादी के लिहाज से जिस एरिया में ज़्यादा भट्टों वाले अमीर हैं उन पे 12, तो इन पे टैक्स फिक्स कर दिया गया। इसी तरह किसी और चीज़ पे भी अगर टैक्स फिक्स कर दिया कि आपने इतना फिक्स टैक्स देना है, तो देन फिर वो इनपुट टैक्स नहीं क्लेम करेगा ना। और उससे कोई सरोकार नहीं है कि वो प्रोडक्शन करता है नहीं करता, उसको फिक्स कर दिया गया कि आपने लाहौर का भट्टा है 12,500 आपने देना है, बस उस पे ये फिक्स है। तो अब उसके लिए जो है ना इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह सब सेक्शन 6 है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन any other laws for the time being in force, any provision of this act board with the approval of the federal minister in charge may by notification in the official gazette specify any good class of goods on which the registered person cannot supply to any person who is not registered under this act। तो ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी कह सकता है मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी पे पाबंदी लगा सकता है कि ये सप्लाईज आप किसी को दे नहीं सकते जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट सप्लाईज अगर देनी है ना, तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो गवर्नमेंट उससे लेती है। फिर आप इंजीनियरिंग जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी होता है कि पहले सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। कि मैंने गवर्नमेंट कह सकती है किसी खास सेक्टर को कि अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो फिर उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये हमारा पिछला जो है ना वो लेक्चर कंप्लीट हो गया कि इन लोगों को टैक्स जो है ना क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स उनको नहीं मिलेगा। वो इनपुट टैक्स ख़त्म कर देंगे, बाकी उसके मुताबिक अगला आउटपुट टैक्स देंगे। ये एक सेक्शन 8A है। बस ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया कि आपको भी थोड़ी समझ आ जाए कि अगर जो लोग, इसमें हमने जिक्र अक्सर ये किया था ना कि फेक इनवाइसेस वाले जिस पे टैक्स नहीं पेड हुआ, बार बार वही हो रहा था कि पीछे से टैक्स नहीं पेड हुआ तो क्लेम नहीं कर सका। अगर कोई फेक इनवाइस बंदा ले रहा है, मसलन एक ए पर्सन है वो सप्लाईज दे रहा है बी पर्सन को, ठीक है, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि फेक इनवाइस है, वो उसको भी पता है ये पीस ऑफ पेपर है, इस पे मैंने सामान कहीं और से लिया है, इनवाइस इससे ले रहा हूँ, और लेने वाले को भी पता है तो देने वाले को भी पता है। अब बाज़ औक़ात जब केस चलते थे तो उसका इनपुट टैक्स रिजेक्ट होता था तो वो कहते थे जी मुझे तो वो पता ही नहीं, आपके पास वो एक्टिव टैक्स पेयर आ रहा था FBR के पास, मैंने उससे ले लिया। लेकिन लॉ ने अब ये बीच में शिक डाल दी कि आप दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो फेक इनवाइस दे रहे हैं तो आप लेने वाले हैं, ठीक है, तो दोनों जो हैं उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये टैक्स जो है दोनों से इसमें कलेक्ट किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा मैंने कहा चुटका आपको लगा दूं। तो ये था हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का सेक्शन। तो उम्मीद है आप ये सारा समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई समझ नहीं आई आपको या फिर जो व्यूअर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आप चाहते हैं कि टैक्स आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोज़ को शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।